हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स जावरा में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 है, उसकी एक्सरसाइज है 1.1। उसका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसके 5वें पार्ट को सॉल्व करेंगे इसमें। इससे पहले हम इस चैप्टर पर 3 वीडियो जारी कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उन वीडियो को आप देखिए और बेसिक से समझिए कि किस तरह से इस चैप्टर में रिलेशन एंड फंक्शन को हम पढ़ेंगे, किस तरह से हमें इसके बेसिक्स अपने क्लियर करने हैं। यहाँ पर जो है हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है फर्स्ट का, तो देखिए किस तरह से यहाँ पर दिया गया है। इसमें 5 पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5वें में 5 ही पार्ट है, A B C D और E। इन 5 पार्ट को ही आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को पूरा देखें, तभी आपकी स्टडी पूरी बन पाएगी। इस चैप्टर से उत्तराखंड बोर्ड का जो मैथमेटिक्स का पेपर आता है, इस चैप्टर से क्वेश्चन जो आते हैं वो कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चन आता है। एक 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ से और एक क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। उसके साथ साथ ये इस चैप्टर से आप लोगों के लिए जो है एग्ज़ाम जब देते हैं आप IIT JEE, इसके बाद भी और बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। मान लिया कोई LT ग्रेड की तैयारी कर रहा है या लेक्चरर की तैयारी कर रहा है, तो उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर को आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए और ये चैप्टर अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आप लोगों के आगामी चैप्टर जैसे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी है और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है, वो सब क्लियर हो जाते हैं। तो इसलिए आप बहुत ध्यान से इसको समझिएगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम लोगों का उत्साहवर्धन होता रहे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको इसमें कुछ सुधार चाहिए या आपको किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हम आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5वें पार्ट। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन 5 का पार्ट A है उसमें क्या दिया गया है, R एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। रिलेशन ऐसे डिफाइन किया गया है कि XY जो है सच दैट X तथा Y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो हम चेक करेंगे यहाँ पर कि ये संबंध समतुल्य है कि नहीं है। देखिए कैसे चेक करते हैं हम यहाँ पर। अब आप देखिएगा X तथा Y R के अंदर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं कि वो दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पर सिंस X, X बिलोंग्स टू R, क्यों? क्योंकि X तथा X दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, R क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। R इज रिफ्लेक्सिव, यानी R क्या है, समतुल्य है। दूसरी बात देखते हैं हम यहाँ पर, सममित यानी सममेट्रिक है कि नहीं है। देखिएगा कैसे। देखो मान लो आप लोग X, Y बिलोंग्स टू R। देखो अगर X और Y R में बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो यहाँ डेफिनेशन दी गई है, इसका मतलब ये है कि X और Y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो देखो अगर X तथा Y एक स्थान पर कार्य करते हैं तो इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Y और X एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो देखो यहाँ पर x बिलोंग्स टू एक्स वाई
x कोमा वाई बिलोंग्स टू r था, तो इसका मतलब था x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब यहाँ पर आ रहा है y और x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि y कोमा x जो है वो किस में बिलोंग करते हैं, r में। देखो यहाँ पर x y r में था, तो y x भी r में आ गया, इसका मतलब r इज सिमेट्रिक रिलेशन। R इज सिमेट्रिक रिलेशन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। देखो तीसरा है, इसमें ट्रांजिटिव है कि नहीं है, देखो चेक करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर, माना x कोमा वाई बिलोंग्स टू R तथा y कोमा z बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये दोनों R में बिलोंग करते हैं, दो ऑर्डर्ड पेयर, तो ये क्या कहता है कि अगर x y R में है तो x तथा y एक स्थान पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पर x तथा y और y तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब देखो x और y, जहाँ पर x काम करता है वहाँ पर y काम करता है, और जहाँ पर y काम करता है वहीं पर z काम करता है। तो जहाँ पर x करेगा वहीं पर z करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, x तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो जब एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो इसका मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर किस में आ जाएगा, x कोमा z का ये आ जाएगा R में, यानी ये R में बिलोंग करता है। तो देखो x का रिलेशन y से था, y का रिलेशन z से था, तो x का रिलेशन किसके साथ हो गया, z के साथ हो गया। इसका मतलब R क्या हो गया यहाँ पर, R इज ट्रांजिटिव। अगर आप लोगों को इसकी डेफिनेशन नहीं पता है तो वीडियो इससे पहले जो हमने जारी की है उसमें देख लीजिए कि ट्रांजिटिव जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है 5 का ए पार्ट जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी कैसे होगा। देखिए यहाँ पर बी जो दिया गया है वो इस तरह से है। आर एक रिलेशन है जिसमें दिया गया है कि एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो देखो हम जानते हैं चूंकि x तथा x यानी कोई भी स्वयं के साथ x तथा x कहाँ रहेंगे, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। स्वयं से रिलेटेड कर दिया हमने, देखो यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाई दैट x कोमा x बिलोंग्स टू R। तो R इस तरह से रिलेशन अगर बनता है तो वो क्या हो जाता है, R इज रिफ्लेक्सिव। R कैसा है, सौतुल्य है। तो अब सेकंड है इसका, सम्मित है कि नहीं है। सम्मित मतलब सिमेट्रिक। देखो रिलेशन सिमेट्रिक होगा नहीं। हम क्या करेंगे यहाँ पर, माना x कोमा वाई बिलोंग्स टू R। देखो अगर x y में x का रिलेशन y से है तो इसका मतलब क्या है, x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। देखो ऐसे आप लिख रहे हैं इसको कि x y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि y तथा x एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं y तथा x एक ही मोहल्ले में रहते हैं, बात एक ही है। तो देखो x कोमा y था, R के अंदर बिलोंग था, ये R में था, तो आया था क्या, x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ये हम अपनी ओर से कुछ नहीं करते, जो डेफिनेशन दी गई है हमको ऊपर, ये वाली डेफिनेशन, उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, x कोमा y की जगह पर क्या हो जाएगा, y कोमा x बिलोंग्स टू R। देखो x का रिलेशन y से था और यहाँ पर y का रिलेशन x से आ गया। इसका मतलब क्या हुआ
कि आर रिफ्लेक्स, आर क्या हो गया, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। आर क्या है, सम्मित संबंध। अब थर्ड पार्ट इसका देखते हैं हम कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। देखिए कैसे, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी का जो थर्ड पार्ट है, संक्रामक है कि नहीं है, यानी ट्रांजिटिव है कि नहीं है। यहाँ पर हमने मान लिया कि माना दो ऑर्डर्ड पेयर हैं इस तरह के, एक्स और वाई आर में बिलोंग करता है, वाई जेड आर में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई, एक्स तथा वाई और वाई तथा जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अच्छा देखो, अब यहाँ पर क्या बनता है, सिंपल, ये बिल्कुल ये क्वेश्चन जो है ए पार्ट की तरह ही है, सेम टू सेम बिल्कुल वही क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो एक्स तथा वाई और वाई तथा जेड, देखो जहाँ पर एक्स रहता है वहीं पर वाई रहता है और जहाँ पर वाई रहता है वहीं पर ही जेड रहता है। तो एक्स, जहाँ पर एक्स रहता है वहीं पर जेड रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स तथा जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब x तथा z एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो इसका मतलब ये ऐसे ऑर्डर्ड पेयर किस में बिलोंग करेंगे, x कोमा y बिलोंग करेगा किसके अंदर, r के अंदर। देखो यहाँ पर x का रिलेशन y से था, y का z से था, तो x का किसके साथ आ गया, z के साथ आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया, यानी r इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सी कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर जो रिलेशन दिया गया है वो ऐसे दिया गया है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई से दैट एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, या इसको मैंने शॉर्ट में ऐसे लिख दिया, आर इज इक्वल टू एक्स वाई से दैट एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 7। ये है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव आप जान गए होंगे कि सम्मिति को, सौतुल्य को कहते हैं। तो देखो x कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, क्या x कोमा एक्स आर में बिलोंग करते हैं, जी नहीं करते। क्यों, क्योंकि आप लिख देंगे चूँकि x इज नॉट इक्वल टू एक्स प्लस 7, x इज नॉट इक्वल टू एक्स प्लस 7। तो r क्या हुआ, इसका मतलब हुआ r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आप समझ गए होंगे भाई, कोई भी नंबर अगर उसमें 7 आप जोड़ देंगे, नंबर ले रहा हूँ मैं, चलो यहाँ पर एक नंबर से समझा देता हूँ आपको। मान लिया x है और x में फिर 7 जोड़ देंगे तो क्या वो इक्वल हो जाएंगे, नहीं होंगे। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा है इसमें फिर सिमेट्री, देखो सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक, तो यहाँ पर देखिएगा सिमेट्रिक है कि नहीं है, मान लेंगे यहाँ पर, माना x कोमा वाई बिलोंग्स टू r। तो देखो अगर x y r में बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या है, y प्लस 7, परंतु y इज इक्वल टू, जब देखो यहाँ पर इक्वल हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि x बराबर तो पहले से ही y प्लस 7 के बराबर है। तो y तो 7 से, y जो है x से 7 छोटा है, यानी x जो है y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो y कैसे हो जाएगा x प्लस 7 के इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y कोमा x डज नॉट बिलोंग्स टू r, और जब y कोमा x r में नहीं है तो इसका मतलब r इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। फिर उसके बाद देखते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं है। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर हमने ट्रांजिटिव के लिए मान लिया दो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई तथा वाई जेड आर में है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, जो परिभाषा हमें आर की दी गई है यहाँ पर, उससे क्या पता चलता है
कि अगर एक्स वाई आर में बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या है, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 7 तथा वाई इज इक्वल टू जेड प्लस 7। अब देखो अगर यहाँ से हम वाई की वैल्यू उठा के इसमें पुट करते हैं तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई की वैल्यू पुट करेंगे, वाई की वैल्यू कितनी है, जेड प्लस 7 और प्लस 7, और यहाँ से आएगा एक्स इज इक्वल टू जेड प्लस 14। लेकिन ऐसे पेयर तो है ही नहीं है वहाँ पर, एक्स इज इक्वल टू जेड प्लस 7 आना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, एक्स जेड आर में बिलोंग नहीं करता है। तो इससे पता चलता है कि आर जो है ट्रांजिटिव भी नहीं है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आप लोग इसको याद रखें कि ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या होती है। इसके लिए आप पिछली वीडियो देखें ज़रूर, वहाँ से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप इनको ज़्यादा मतलब ये ना समझे कि टफ़ है, बहुत ही आसान है। इनकी लैंग्वेज लिखने का तरीका अगर आपको पता चल गया एक बार तो आप बहुत ही आसान तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन डी जो दिया गया है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 5 का। यहाँ पर डी पार्ट क्या दिया गया है कि x और y r के अंदर ऐसे एलिमेंट मौजूद हैं, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं कि x तथा y सच दैट x y की पत्नी है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि x, x डज नॉट बिलोंग्स टू r। क्यों? क्योंकि x की पत्नी नहीं हो सकती, कोई भी स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती, कोई भी स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती। तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो दिस इम्प्लाई दैट R इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव या मतलब सौतुल्य नहीं है। दूसरी बात है फिर सिमेट्री। देखो सिमेट्रिक रिलेशन कैसे हमें पता है, मान लेते हैं यहाँ पर कि माना x, y बिलोंग्स टू R। अगर x, y बिलोंग्स टू R है तो x क्या है, x y की पत्नी है। अब देखो x y की पत्नी है तो y तो x की पत्नी नहीं हो सकता ना। यहाँ पर क्या लेते हैं, y x की पत्नी नहीं हो सकता, इसलिए y, x डज नॉट बिलोंग्स टू r, यानी y, x इज नॉट एलिमेंट ऑफ r। अब r का एलिमेंट नहीं है, x y तो r का था लेकिन y x r का एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब r क्या हुआ, r इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। देखो आप लोग समझते जा रहे होंगे रिलेशन के बारे में कि रिलेशन किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं और कैसे समझाए जाते हैं। आप लगातार अभ्यास करेंगे, लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसका लास्ट देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर अब जो है हमारे पास ट्रांजिटिव के लिए हमने वही दो ऑर्डर्ड पेयर हमने लिए हैं। मान लिया x, y बिलोंग्स टू r तथा y, z बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है कि x y की पत्नी है तथा y z की पत्नी है। अब ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो अगर x y की पत्नी है तो y तो हस्बैंड हुए, तो y किसी की पत्नी कैसे हो सकती है, क्योंकि y तो हस्बैंड है। तो यहाँ लिखेंगे x, z डज नॉट बिलोंग्स टू r। ये वाली बात असंभव है। तो r क्या हुआ, r ट्रांजिटिव नहीं है, r इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरह से हमने देख लिया कि ना तो ये ना तो ये रिलेशन जो है, फंक्शन बोल दिया मैंने, ना तो ये रिलेशन क्या था, रिफ्लेक्सिव था, ना ये सिमेट्रिक था, ना ही ये ट्रांजिटिव है। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर ई है, ई देख लीजिए आप, लास्ट क्वेश्चन है।
देखिए यहाँ पर ई पार्ट में क्या बताया गया है, आर जो है इस तरह से है, इसमें एक्स वाई टाइप के एलिमेंट आते हैं और एक्स वाई के पिता है, सच दैट एक्स वाई के पिता है। तो देखो एक्स कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्यों? क्योंकि एक्स एक्स का पिता नहीं हो सकता। तो यहाँ पर स्वयं का रिलेशन स्वयं से नहीं आ रहा है, तो आर क्या है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसके बाद देखते हैं सिमेट्री, सिमेट्रिक है कि नहीं है। देखिए कैसे मान लेंगे आप, इसमें दो ऑर्डर्ड पेयर इस तरह से माना x कोमा वाई बिलोंग्स टू r, तथा अब दिखाना है कि y भी x का, देखो अब देखो आप ये ध्यान दीजिए कि x y के पिता है इसके अकॉर्डिंग, बट y x के पिता नहीं है। इसमें यही तो है बात, y x के पिता नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y x डज नॉट बिलोंग्स टू r। देखो x y r में बिलोंग करता है, लेकिन y x r में बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब r सिमेट्रिक नहीं है, r इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। इसके बाद ट्रांजिटिव देखते हैं। देखिएगा अब ट्रांजिटिव में क्या है, माना x कोमा वाई आर में है तथा y कोमा जेड भी आर में है, यानी x क्या है, x y से किस तरह से रिलेट है कि x जो है y के पिता है तथा y z के पिता है। तो देखो x तो y के पिता है और y z के पिता है, तो x चूँकि y के है तो y के पिता है, तो इसलिए x जो है z के पिता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिलेशन x z के पिता नहीं है। जब इसके पिता नहीं है तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आर में आएंगे ही नहीं, इसलिए x कोमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और जब आर में नहीं है तो आर क्या है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके बच्चों, ये हम इसको कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 5 पार्ट है, 5वां क्वेश्चन है, इसके सभी पार्ट A B C D E तक का हम सॉल्यूशन देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम इसमें कर सकें। आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप इसको बार बार से पढ़िएगा, लगातार आप डेफिनेशन को याद कीजिए। अगर आपको इनकी डेफिनेशन क्लियर हो जाए तो आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दूसरों तक।